हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में। आप ही की तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एस्पायरेंट रहा हूँ, एसएससी और बैंकिंग का। इन क्लासेस के जरिए मैं आपको सिखाता हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश में स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए। शुरू करेंगे सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से, हेट क्राइम एंड पनिशमेंट से। ये आर्टिकल इस चीज़ को डिस्कस करेगा कि अगर रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो जाएं किसी की, तो उन फीलिंग्स के हर्ट होने पे जो वायलेंस होती है वो कितनी जायज़ है। बात हो रही है अमरावती और उदयपुर के केस की। आज का क्विज़ दिखा रहा हूँ मैं। अपनी क्लास में सिर्फ आपको पढ़ना ही नहीं है बल्कि चीज़ें भी सीखनी है, ग्रामर, वोकैब, स्ट्रक्चर्स। और जो भी सीखोगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करके टेस्ट करना है। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन मैं करवाऊँगा। आज के सारे कॉन्सेप्ट इस क्विज़ में आ चुके हैं, एक ट्राई आप इसको अभी भी दे सकते हैं। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है हेट क्राइम एंड पनिशमेंट। पनिशमेंट आप जानते हैं, सज़ा। हेट क्राइम्स वो क्राइम्स होते हैं जो आउट ऑफ हेट होते हैं। आपको किसी से नफरत है, आपने उसका कुछ बुरा कर दिया, दैट इज़ अ हेट क्राइम। चलिए अब डिटेल में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है देयर नीड्स टू बी जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस ओवर हर्ट सेंटिमेंट्स बिकॉज ऑफ हेट स्पीच। कह रहा है वहाँ पे ज़रूरत है, देयर नीड्स। अच्छा, किस चीज़ की? जीरो टॉलरेंस की। देखो, टू बी का मतलब होता है होना, टू बी का मतलब होता है होना, और टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता, सहनशीलता, एंड्योरेंस, पेशेंस। तो कह रहा है वहाँ पे ज़रूरत है जीरो पेशेंस होने की, जीरो टॉलरेंस होने की। और किसके लिए? उस वायलेंस के लिए, उस हिंसा के लिए जो हर्ट सेंटिमेंट्स के नाम पे होती है, ओवर हर्ट सेंटिमेंट्स। और ये हर्ट सेंटिमेंट्स किसकी वजह से हुए हैं? ये हुए हैं बिकॉज ऑफ हेट स्पीच, हेट स्पीच की वजह से। तो अगर आपने कोई हेट स्पीच दे दिया है और किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हैं और वो आदमी आपके साथ वायलेंस करता है, तो ऐसी वायलेंस के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। शब्दों का जवाब कभी भी लातों घूंसों से नहीं दिया जा सकता। समझ में आ गई बात? शब्द अपनी जगह है और हिंसा अपनी जगह है। टॉलरेंस आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी नीड्स। टॉलरेंस का मतलब होता है पेशेंस, एंड्योरेंस। जब जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है तो जीरो पेशेंस की बात की जा रही है। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस था। आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। सारी वोकैब को एक साथ पढ़ लेंगे ताकि अपने स्मूथली आर्टिकल्स पढ़ते जाएं। इस शॉर्ट ट्रिक पे हमने कल छोड़ा था, आज शुरू करेंगे इम्पेरेटिव से। इम्पेरेटिव कई बार आप देख चुके हो, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अति आवश्यक हो, खास ज़रूरी हो, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव। इसको ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, एग्जिजेंसी भी बोल देते हैं। इट इज़ एन इम्पेरेटिव दैट लीडर्स शुड बी आर्टिकुलेट इन देयर स्पीच। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एक इम्पेरेटिव है। और क्या कि लीडर्स को आर्टिकुलेट होना चाहिए अपनी स्पीच में। जो भी बात लीडर बोलते हैं वो साफ होनी चाहिए, स्पष्ट, यानी कि आर्टिकुलेट होनी चाहिए। तो ऐसे ही वर्ड आप आर्टिकल में आज देखने वाले हैं, इम्पेरेटिव। फिर एक वर्ड आएगा आज, रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है जवाबी हमला करना। किसी ने आपको मारा, आपने सामने से उसको मारा, तो ये हो गया रिटेलिएशन। द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग द वायलेंट प्रोटेस्टर्स इनटू प्रिजन्स। सरकार ने जवाबी हमला किया, जवाब दिया, रिटेलिएट किया वायलेंट प्रोटेस्टर्स को प्रिजन में ठूंस करके, थ्रो करके। वायलेंट प्रोटेस्टर्स कौन से प्रोटेस्टर्स हैं? जो वायलेंस यानी कि हिंसा को दिखा रहे हैं। तो रिटेलिएट का मतलब हो गया स्ट्राइक बैक करना, यानी कि पुश बैक करना। अब ये रिटेलिएट एक वर्ब है, इसकी नाउन फॉर्म है रिटेलिएशन, जवाबी हमला। और रिटेलिएटरी, रिटेलिएटरी ये है इसकी एडजेक्टिव फॉर्म। सभी फॉर्म्स को साथ में लेके चलना है, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत हो उसी को अपने को यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड है अपना मायर्ड। देखिए, मायर्ड का मतलब होता है फंसा हुआ, जैसे कोई चीज़ दलदल में फंसी होती है। मायर जो है ना, मायर्ड, ये एडजेक्टिव बना है क्वैगमार नाम के नाउन से। क्वैगमार नाम जो नाउन है, इसका मतलब होता है दलदल। अगर कोई चीज़ मायर्ड है तो वो फंसी हुई है। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज मायर्ड इन द कोविड-19 इंड्यूस रिसेशन। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था फंसी हुई है दलदल में एक ऐसे रिसेशन के जो कोविड-19 इंड्यूस्ड है, जो रिसेशन कोविड-19 की वजह से आया है। इंड्यूस्ड का मतलब होता है भड़काया हुआ, उकसाया हुआ। तो ये रिसेशन जो है उकसाया गया था कोविड-19 की वजह से। समझ में आ गया? चलिए, ये क्वैगमायर नाम का वर्ड आर्टिकल में देखने वाले हैं, दलदल से इसको कनेक्ट करके रख लेना। नेक्स्ट वर्ड है बर्जियन, नया वर्ड है।
बर्जन का मतलब होता है हिंदी में फलना फूलना, किसी चीज़ का प्रॉस्पर होना, ग्रो होना, डेवलप होना। ब्लॉसम या मशरूम होना भी बोलते हैं बर्जन को। द जीडीपी ऑफ द नेशन इज बर्जनिंग एट ए क्विक पेस फॉर लास्ट 2 डेकेड्स। कंट्री की जो जीडीपी है वो फल फूल रही है, बर्जन कर रही है पिछले 2 दशकों से बहुत ही तेज़ी के साथ, एट ए क्विक पेस। तो ये बर्जन नया वर्ड है, ध्यान रखें इसको, फलने फूलने को इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वर्ड है बिगॉट्री। बिगॉट्री का मतलब होता है आपका प्रेजुडिस या इनजस्टिस, किसी चीज़ को लेकर के आपकी कट्टरता होती है ना, पक्षपात, उसको बोलते हैं बिगॉट्री। जैसे दूसरे गलत काम करें तो आपको बुरा लग गया, दूसरों ने मजाक किया तो आपको बुरा लग गया। जब आप गलत काम कर रहे हो, आप मजाक कर रहे हो, तो आप उसको जो है बुरा नहीं मानते हो, तो ये आपकी बिगॉट्री। समझ में आ गई बात। LGBT कम्युनिटी हैज़ फेस्ड सोसाइटीज़ बिगॉट्री इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। LGBT कम्युनिटी जो है इन्होंने फेस किया है समाज के पक्षपात को, भेदभाव को, कट्टरता को दुनिया के हर हिस्से में, इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बिगॉट्री नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे और बड़ा कॉमन सा वर्ड है, शायद कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो, इसको आप बार बार देखोगे इस वर्ड को, है ना। डिस्क्रिमिनेशन और डॉगमेटिज्म भी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, डॉगमेटिज्म का मतलब है पक्षपात। चलिए यही 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में आपको करवा दिए हैं। अब आर्टिकल पे बढ़ेंगे, इसकी एक समरी लेते हैं ताकि अपने को पता लगे आर्टिकल किस बारे में लिखा हुआ है। और उसी के साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर मेरी गाइडेंस में करना चाहें तो आप डाउनलोड करें आपकी अपनी एप्लीकेशन YET योर इंग्लिश ट्यूटर को, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। ऐप पे आपको बैंकिंग का कोर्स मिलेगा, क्लरिकल, PO, प्रीलिम्स, मेंस सारा सिलेबस प्रैक्टिस सेट्स के साथ आपको कवर करवाते हैं 1 साल में। उसी तरीके से SSC का कोर्स भी अवेलेबल है, इसका फ़ायदा भी सभी SSC एग्जाम्स के लिए आप ले सकते हैं। राइटिंग का कोर्स भी ऐप के ऊपर है, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लिखना सिखाया जाता है, किसी भी एग्जाम के लिए आप, चाहे UPSC हो, बैंकिंग हो या SSC हो। हज़ारों लोग कोर्सेज का फ़ायदा ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं। कोर्सेज को जानबूझ करके कम कीमत पर रखा गया है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ताकि हर आदमी इनको अफोर्ड कर सके। ऐप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, डाउनलोड द ऐप टुडे। चलिए समरी बहुत सीधी सी है। नुपुर शर्मा के जो रिमार्क्स आए थे प्रॉफेट मोहम्मद पे, उसके बाद कंट्री में 2 मर्डर्स हुए। एक मर्डर हुआ उदयपुर में, दूसरा मर्डर हुआ अमरावती में। और दोनों ही केस में जो गुनाहगार थे उनका ये कहना था कि हमने वायलेंस का सहारा लिया है क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट थे, हमारे दिल को चोट पहुंची है, इसलिए हमने इन मर्डर्स को किया। अब हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि दिल को चोट पहुंचना, सेंटिमेंट्स का हर्ट होना, ये किसी भी सभ्य समाज में, सिविलाइज्ड सोसाइटी में मर्डर करने का बहाना नहीं हो सकता। आपके दिल को कितनी भी चोट पहुंची हो, मर्डर करना आपके हक में नहीं है। तो पहली चीज़ तो इंश्योर करनी है कानून को और सरकारों को कि ऐसी वायलेंस को किसी भी दम पे, किसी भी तरीके से रोका जाए। और दूसरी चीज़, जब जब ये वायलेंस होती है ना, ये एक इंडिकेशन होता है कि समाज का, सोसाइटी का कोई हिस्सा ऐसा है जिसको सरकार पे और कानून पे विश्वास नहीं है। तो अगर आप भरोसा जगा दोगे, अपनी बिगॉटरी छोड़ दोगे, पक्षपातपूर्ण रवैया छोड़ दोगे, तो ऐसी वायलेंस भी आपको कंट्रोल करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो बस आज की इसकी यही समरी है। आज की टोन है डिमांडिंग, डिमांड कर रहा है, जीरो टॉलरेंस हो। तो डिमांडिंग टोन को पोस्टुलेटिंग या नेसेसिटेटिंग टोन भी बोलते हैं। ये थोड़े एडवांस वर्ड है, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो शुरू करें आर्टिकल को। कह रहा है इंडियाज लॉज ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर क्लियर अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ द राइट टू एक्सरसाइज इट। कह रहा है इंडिया के जो कानून है, इंडिया के जो लॉज हैं, अच्छा किस चीज़ पे भाई? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, अभिव्यक्ति के अधिकार पे, बोलने की आज़ादी पे। तो कह रहा है हमारे जो कानून हैं बोलने की आज़ादी पे, वो बड़े साफ हैं, बड़े क्लियर हैं। और किस बारे में? उस राइट की रीजनेबलनेस के बारे में, जो राइट है इनको एक्सरसाइज करने का, इन कानूनों को इस्तेमाल में लेने का। रीजनेबलनेस का मतलब होता है कौन सी चीज़ कितनी रीजनेबल है, लॉजिकल है, जस्टिफाइड है। तो हमारे कानून है ना, बड़े साफ से आपको बताते हैं कि कहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको है और कहाँ पे आपको नहीं है, किसके बारे में आप गलत बोल सकते हो और किसके बारे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लॉज की वर्ब है आर। रीजनेबलनेस का मतलब होता है आपका लॉजिक, किसी चीज़ के अंदर जो लॉजिक होता है ना, किसी चीज़ के अंदर जो रैशनल होता है, उसको बोलते हैं रीजनेबलनेस। कह रहा बट हेट स्पीच डायरेक्टेड एट कम्युनिटीज एंड इंटेंडेड टू फैन कम्युनल हेट्रेड इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द लॉ। कह रहा लेकिन इन लॉज के अंदर एक खामी है कि जो हेट स्पीच नाम का लॉ है ना, हेट स्पीच नाम का जो फिनोमिनन है, कह रहा है वो हेट स्पीच जो डायरेक्टेड एट होती है, जिसका इशारा होता है किसी कम्युनिटी की तरफ, और या फिर
वो वाली हेट स्पीच जो इंटेंडेड होती है, जिसका एक इंटेंशन होता है, इरादा होता है फैन करने का, भड़काने का, कम्युनल हेट्रेड को, सियासी हिंसा को। कम्युनल समझ गए ना, किसी कम्युनिटी से रिलेटेड हेट्रेड को। कह रहा है जो ऐसी हेट स्पीच है ना, इस प्रकार की, इस तरह की, कह रहा है ये साफ साफ तरीके से डिफाइंड नहीं है हमारे लॉ में, इसकी कोई डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। तो हेट स्पीच इज नॉट डिफाइंड इन द लॉ। सब्जेक्ट समझ गए, वर्ब इसकी इज डिफाइंड। अच्छा, ये डायरेक्टेड और इंटेंडेड दोनों एडजेक्टिव्स हैं, हेट स्पीच के लिए आए हैं। वो वाली हेट स्पीच जो डायरेक्टेड और इंटेंडेड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब किसी नाउन की विशेषता बताए उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ठीक है ना। फैन का मतलब होता है किसी चीज़ को भड़काना। आपने सुना होगा ना, आग में हवा देना। फैन का काम क्या होता है? पंखे का हवा देना। तो वहीं से इस वर्ड को हमने बना लिया। अगर आप फैन कर रहे हो किसी चीज़ को, तो आप आग में हवा दे रहे हो, किसी वायलेंस को, किसी हेट्रेड को भड़का रहे हो। कह रहा है हाउएवर देयर आर प्रोविजंस इन द लॉ दैट कैन बी इंटरप्रेटेड as allowing for criminalizing offenses that are related to hate speech, in particular those that are likely to incite violence। अब कह रहा है ये जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, इसके अंदर भी छोटी मोटी डेफिनेशन तो मिल ही जाएगी अपने को। कह रहा है हालांकि ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसे कानून हैं हमारी लॉ में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिन कानूनों को इंटरप्रेट किया जा सकता है, जिनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। और कैसे? इस तरीके से एज कि ये अलाउ फॉर करते हैं, आपको इजाज़त देते हैं कि आप क्रिमिनलाइज करो, आप क्रिमिनल बनाओ ऐसे ऑफेंसेस को, ऐसे जो है अपराधों को। और वो अपराध जो रिलेटेड टू हैं, जो जुड़े हुए हैं हेट स्पीच से। और क्या खास करके कौन सी वाली? खास करके इन पर्टिकुलर वो वाली जो लाइकली है, जो संभावित हैं, इंसाइट करेंगे, फैन करेंगे, प्रोवोक करेंगे वायलेंस को, यानी कि हिंसा को। तो कह रहे कानून में कुछ प्रोविजंस ऐसे लिखे हुए हैं, कुछ नियम ऐसे हैं, अगर आप उनको इंटरप्रेट करो, उनका एक्सप्लेनेशन निकालो, तो वो कुछ ऐसा निकलेगा कि ये आपको अलाउ करते हैं कि आप ऑफेंसेस को क्रिमिनलाइज करो, और ऐसे ऑफेंसेस को, ऐसे गुनाहों को क्रिमिनलाइज करो, क्रिमिनल बनाओ, जो गुनाह रिलेटेड हैं किसी हेट स्पीच से, और ख़ास करके वो वाली हेट स्पीच जो समाज में हिंसा को भड़काती हो। सेंटेंस समझ में आ गया पूरे तरीके से? प्रोविजंस की वर्ब है आर, दैट की वर्ब है कैन बी इंटरप्रेटेड। दैट आया यहाँ पे, अगेन दैट की वर्ब है आर, ऑफेंसेस के लिए आया दैट यहाँ पे, ये दैट आया प्रोविजंस के लिए। दैट की वर्ब है आर, अगेन ये दैट आया है क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए, ठीक है। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। इंसाइट और फैन, भड़काना, आग में हवा देना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना। देयर से क्लोज शुरू होता है, इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा जाता है, ऑलरेडी आप जानते हो। वर्ब है आर, सब्जेक्ट रखा हुआ है प्रोविजंस, इसका देयर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। कह रहा है देयर हैव बीन राइटफुल डिमांड्स इंक्लूडिंग फ्रॉम द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया to add specific provisions in the IPC Indian Penal Code to tackle hate speech। अब कह रहा है ये जो कमियां हैं, इसका इलाज क्या किया हमने? कह रहा है बहुत सारी राइटफुल डिमांड्स रही हैं। हैव बीन मतलब रही हैं, राइटफुल मतलब सही, डिमांड्स मतलब मांगे। तो कह रहा है बहुत सारी जायज़ मांगे रही हैं, जिसमें शामिल है जो मांग आई थी फ्रॉम लॉ कमीशन से, जो हमारे कानून आयोग से, और किसके? इंडिया के, भारत के। अच्छा, ये डिमांड्स किस चीज़ की हैं भाई? डिमांड्स है ऐड कर देने की, जोड़ देने की खास प्रोविजंस को, खास नियमों को इंडियन पिनल कोड में, आईपीसी में। और क्यों जोड़ना है इनको? ताकि टैकल किया जा सके, निपटा जा सके हेट स्पीच से। तो इसका सोल्यूशन यही निकला। हर कुछ सालों से डिमांड्स आती हैं, और ख़ास करके डिमांड आती है लॉ कमीशन से कि कुछ खास प्रोविज़न हमारे कानून में डाल दो, आईपीसी में, ताकि हेट स्पीच नाम की इस बीमारी से हम अच्छे से निपट सकें। हैव बिन की वर्ब है डिमांड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ लिंकिंग वर्ब में, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट रखा हुआ है डिमांड्स, क्योंकि देर से क्लॉज शुरू हुआ है। इस वर्ब का इस देर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, बस ये देर क्या करता है, इस वर्ब के सब्जेक्ट को आगे खिसका देता है डिमांड्स को, जैसे इसने इसके बाद में लगा दिया। राइटफुल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जायज़। डिमांड है ऐड करने की, तो डिमांड्स टू ऐड स्पेसिफिक प्रोविजंस। इंडियन पिनल कोड, देखो कोई भी किसी भी कंट्री का सरकारी कोई कानून की किताब होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, सरकारी कोई संस्था होती है, उसके आगे अपने द लगाते हैं। तो द इंडियन पिनल कोड एंड द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। टैकल करना मतलब किसी से निपटना, इसको डील विद, कंटेंड विद, पुट अप विद, कॉप अप विद, पुट विद, ये पुट विद निकाल देते हैं, चलो, ग्रैपल विद या टैकल बोलते हैं। ध्यान ये देना है कि टैकल के साथ में विद नहीं आता,
इन सब के साथ में विद आ रहा है। और दूसरा ये ध्यान देना है, कोप के साथ में अप नहीं आता, कोप बिना अप के विद होता है। ये पुट अप विद और कोप अप विद में लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो कोप अप विद ऐसा कभी भी मत लिखना। सबका मतलब यही है किसी चीज़ से निपटना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आज के क्विज में यूज़ करेंगे इसको। चलिए, कह रहा है इट इज़ इम्पेरेटिव दैट लॉ मेकर्स वर्क ऑन डूइंग सो, especially in the age of online media and messaging, where hate speech incidents have burgeoned into an even more significant problem। अब कह रहा है ये जो डिमांड्स आई है इनका हुआ क्या। कह रहा है बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है, इट इज़ इम्पेरेटिव, बड़ा ही नेसेसिटी है ये कि हमारे लॉ मेकर्स, हमारे नेता काम करें, वर्क ऑन करें इस काम को करने पे, डूइंग सो पे कुछ प्रोविजंस को ऐड करवाने की तरफ कुछ मेहनत करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और कह रहा है कब, खास करके कब, खास करके इस युग में, इस एज में, इस एरा में जो है ऑनलाइन मीडिया और मैसेजिंग की, जहाँ पे हेट स्पीच के इंसिडेंट्स बर्जन इनटू हो गए हैं, फल फूल करके बड़े हो गए हैं। और किस में, यहाँ तक कि इवन ज़्यादा बड़ी, मोर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम में, ज़्यादा बड़ी समस्या में। समझ में आ गया सेंटेंस। तो ये मांगे सिर्फ मांगे ना रहें, इनके ऊपर काम भी होना चाहिए। हमारे कानून निर्माताओं को कुछ पिनल कोड में प्रोविजंस को ऐड करवाना चाहिए। इट की वर्ब है इज, इम्पेरेटिव आप जानते हैं, समथिंग वेरी नेसेसरी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हैं। लॉ मेकर्स की वर्ब है वर्क, हेट स्पीच इंसिडेंट्स की वर्ब है हैव बर्जन। बर्जन का मतलब होता है फलना फूलना, थ्राइव करना, ब्लूम, प्रॉस्पर, डेवलप। कर चुके हैं ना इस वर्ड को। तो बर्जन इनटू का मतलब है ये इंसिडेंट्स जो हैं फल फूल करके इतने बड़े हो गए हैं कि ये अब सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, बड़ी समस्या बन चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ देखने वाला है इसमें। अच्छा, एक सवाल आता है बहुत लोगों के मन में, सर स्पेशली और स्पेशली में क्या फ़र्क है। देखो कोई फ़र्क नहीं है। अगर एसएससी, बैंक, यूपीएससी, डिफेंस या रेलवे का पेपर देने जा रहे हो, पेपर के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं है। फिर भी अगर आपको सीखना ही है, माइंड क्यूरियस है आपका राइटिंग के हिसाब से, तो ध्यान रखें हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्पेशली को। ऐसे केस के अंदर जब भी आपके पास स्पेशली के बाद में, इस वर्ड के बाद में कोई एडजेक्टिव रखा हो, उस केस में आप स्पेशली का ई निकाल देते हैं। ठीक है, तो स्पेशली प्लस में एन एडजेक्टिव, और स्पेशली इन ऑल अदर केसेस। बढ़ते हैं आगे। पेपर के हिसाब से कोई फर्क नहीं है, फिर बता रहा हूँ। कह रहा है दैट साइड देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर एनी फॉर्म ऑफ हेट स्पीच टू बी काउंटेड विद वायलेंस। कह रहा है अगर ये बात समझ लें, इतनी ऊपर वाली डिमांड्स आई थी, सरकार को कुछ करना चाहिए। कह रहा है दैट सेड, ये सब कहने के बाद, ये समझा देने के बाद अब ये भी समझ लो, देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन, इस चीज़ का कोई भी जायज़पना नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है किसी भी फॉर्म ऑफ हेट स्पीच का, किसी भी रूप में हेट के स्पीच का, और किस लिए, काउंटर किए जाने के लिए, वायलेंस के साथ में, जवाब दिए जाने के लिए, हिंसा के साथ में। तो कुछ भी हो जाए, हेट स्पीच का जवाब कभी भी हिंसा नहीं हो सकती। दैट की वर्ब है सेड, जस्टिफिकेशन की वर्ब है इज। कह रहा है एज द एडिस गोज, स्टिक्स एंड स्टोन्स मे ब्रेक बोन्स बट वर्ड्स विल नॉट। कह रहा है जैसे कि ये कहावत भी चलती है, जैसे कि ये कहावत प्रोवर्ब भी कहती है कि लाठियाँ और पत्थर आपकी हड्डियाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन कभी भी शब्द इस काम को नहीं कर सकते। अल्फाज जो वर्ड्स हैं कभी भी किसी की हड्डी नहीं तोड़ सकते। तो वर्ड्स के नाम पे कभी किसी के साथ वायलेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड्स कभी भी वायलेंस नहीं करते हैं। एडिस की वर्ब है गोज। एडिस का मतलब होता है कहावत, प्रोवर्ब, सेइंग। गोज का मतलब है ऐसी कही जाती है, इस तरीके से वो चलती है, ये कहावत है ना, गोज। स्टिक्स एंड बोन्स, स्टोन्स की वर्ब है मे ब्रेक, वर्ड्स की वर्ब है विल नॉट ब्रेक। ब्रेक मेन वर्ब है, दूसरी बार इसको नहीं लिखा गया है। यहाँ लिख दिया ना मे ब्रेक, तो यहाँ लिख दिया विल नॉट ब्रेक, अपने आप ब्रेक यहाँ पे अंडरस्टूड है। कह रहे देयर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस। समाज में जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए वायलेंस के लिए, हिंसा की जगह किसी भी समाज में नहीं होनी चाहिए। कह रहे द इंसिडेंट इन अमरावती महाराष्ट्र वेयर अ केमिस्ट उमेश कोले was knifed to death allegedly by 3 men in retaliation for his sharing a post in support of former BJP spokesperson Nupur Sharma's comments on the prophet was on the same lines as the dastardly murder of a tailor Kanhaiya Lal in Udaipur a week ago। बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है, लंबा सा, लंबा बट सिंपल, समझो कैसे पढ़ना है। कह रहे जो इंसिडेंट था, घटना थी अमरावती महाराष्ट्र के अंदर। कौन सी घटना भाई? कह रहे जिस घटना में एक केमिस्ट को जिसका नाम था उपदेश कोले, इसको नाइफ टू डेथ किया गया, इसको चक्कू गोद के इसकी हत्या की गई। और कैसे की गई? कथित तौर पे अलेजिडली
3 आदमियों के द्वारा, 3 बदमाशों के द्वारा। और ये बदमाश कौन थे? ये बदमाश वो थे जो रिटेलिएशन फोर कर रहे थे, जो कि जवाबी हमला कर रहे थे, काउंटर रिप्लाई कर रहे थे इस उमेश के शेयर कर देने का, हिज शेयरिंग। और किसको? एक पोस्ट को जो आई थी सपोर्ट में फॉर्मर बीजेपी स्पोक्स पर्सन के नुपुर शर्मा के कमेंट्स के। और ये कमेंट्स कौन से थे? जो कमेंट्स इसने किए थे नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद पे। कह रहे जो इंसिडेंट था ना महाराष्ट्र में हुआ था, जहां उमेश को मारा गया इस नाम पे कि इसने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में आने वाली एक पोस्ट को शेयर किया है। कह रहे ये इंसिडेंट जो है ना शर्मनाक, ये उसी लाइंस पे था, उसी तरीके का था, उसी प्लेटफॉर्म पे था, कंपैरेबल था जैसा हुआ था एक डास्टर्डली मर्डर, जैसा हुआ था एक कायरतापूर्ण, एक कावर्डली मर्डर, एक टेलर का, कन्हैया लाल का, उदयपुर में पिछले हफ्ते अ वीक अगो। आया समझ में? तो दोनों घटनाएं जो हैं, इंसिडेंट्स जो हैं, आपस में कंपैरेबल हैं, दोनों ही इसी तरीके से, इसी बहाने से की गई थी। इंसिडेंट की वर्ब है वॉज, देख लो सब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, वर्ब यहाँ रखी गई है। बाकी चीज़ों को जोड़ोगे तो वर्ब कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ के वर्ब मिलेगी आपको। कोले की वर्ब है वॉज नाइफ्ड। व्हेन यू आर नाइफ्ड टू डेथ, इसका मतलब है आपको किसी ने चक्कू गोद के मारा है। नाइफ टू डेथ, स्टैब टू डेथ मतलब चक्कू गोद के मारना। क्रश टू डेथ मतलब किसी को पीस के मार देना। हैक समवन टू डेथ का मतलब है किसी को काट छांट करके। हैक का मतलब होता है किसी का गला, किसी का हाथ, किसी का पाँव, इस तरीके से किसी को काट के मारते हो तो हैक समवन टू डेथ। ब्लीड टू डेथ का मतलब होता है कोई आदमी इस तरीके से मरे कि उसका खून निकल जाए, बहुत सारा खून बह जाए, ब्लीडिंग हो जाए, है ना। जैसे सड़क पे एक्सीडेंट्स हुए, वहाँ पे किसी ने आपकी हेल्प नहीं की तो किसी इंसान जो है वो ब्लीड टू डेथ भी हो सकता है। और स्टार्व टू डेथ का मतलब होता है कोई इंसान जो है भूखा रह के मर जाए। तो ये मरने के लिए ये टू लगा करके आप बताते हो किस तरीके से किसी इंसान की डेथ हुई है ना। ये स्ट्रक्चर्स को देख लेना, वैसे तो खतरनाक स्ट्रक्चर्स हैं। आगे बढ़ो। रिटेलिएशन का मतलब होता है काउंटर रिप्लाई, स्ट्राइक बैक, पुश बैक। डास्टर्डली का मतलब होता है डेस्पिकेबल एंड कावर्डली। हिंदी में बोलते हैं इसको नीच और कायरता भरा। कावर्डली मतलब कायरता भरा, डेस्पिकेबल मतलब नीच। तो ये नीच, ये जो हरकतें जो है ना, ये नीच हरकतें हैं किसी को मारने की। कह रहे इन बोथ केसेस सस्पेक्ट्स हु वर इंसेंस्ड बाय द रिमार्क्स took to violence as a counter to what they perceived as an insult to their religion। कह रहे दोनों ही केसेस के अंदर वो सस्पेक्ट्स जिनके ऊपर शक है, जिन्होंने काम किए हैं गलत, कह रहे ये सस्पेक्ट्स जो कि इंसेंस्ड थे, जो कि बड़े ही गुस्से में थे। और किसके द्वारा? इन रिमार्क्स के द्वारा। कह रहे इन सस्पेक्ट्स ने ना टुक टू वायलेंस किया। टुक टू का मतलब होता है किसी चीज़ पे उतर आना। इन सस्पेक्ट्स ने उतर आए वायलेंस के ऊपर, और कैसे? एक काउंटर के तौर पे, एक रिप्लाई के तौर पे। और किस चीज़ के सामने? उस चीज़ के सामने वट जिसको ये मानते थे, परसीव करते थे, कंसीडर करते थे एक इंसल्ट, एक डिसरिस्पेक्ट के तौर पे अपने रिलीजन के लिए, अपने धर्म के लिए। तो दोनों ही केसेस में सस्पेक्ट्स ने वायलेंस का सहारा इसीलिए लिया क्योंकि इनको लगता था कि हमारे धर्म का इंसल्ट हुआ है तो वायलेंस करना यहाँ पे जायज़ है। सस्पेक्ट्स की वर्ब है टुक टू। टेक टू एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे उतर आना। द पुलिस टुक टू यूजिंग वाटर कैनन्स टू कंट्रोल द वायलेंस। पुलिस वाले उतर आए वाटर कैनन्स को यूज़ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वायलेंस को, है ना। तो टुक टू मतलब उतर आना। जैसे एग्ज़ाम है, अचानक से आपको लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए और आप लास्ट मोमेंट पे उतर आए हो 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने पे, तो यू हैव टुक टू स्टडिंग 10 to 15 आवर्स अ डे एट द टर्न ऑफ योर एग्जाम, है ना। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इन फ्रेजेस को। और कुछ है इसमें देखने वाला। इंसेंस्ड का मतलब होता है जला हुआ, किसी चीज़ से बहुत एंग्री हो जाते हो ना, जल जाते हो, तब आप इंसेंस्ड होते हो। इंसेंस एक नाउन भी है, नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है अगरबत्ती या अगरबत्ती से आने वाली खुशबू। इंसेंस स्टिक आपने सुना है क्या? नहीं सुना। इंसेंस स्टिक होती है अगरबत्ती, है ना। तो अगरबत्ती को ही इंसेंस बोलते हैं नाउन फॉर्म में, या उससे आने वाली खुशबू को इंसेंस बोलते हैं। और यहीं से वर्ब बनाई है हमने, जब अगरबत्ती जलती है, अगर वैसे ही आप भी जलने लगो तो आप इंसेंस्ड हो जाओगे, आप बहुत ही एंग्री या गुस्सा हो जाओगे, है ना। चलो, प्रिसीव का मतलब होता है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड, कंसीडर या व्यू करना, किसी को कुछ मानना। कह द टू केसेस आर बीइंग प्रोब्ड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दोनों केसेस को प्रोब किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है NIA के द्वारा। सरकारी एजेंसी है NIA, आगे द लगा हुआ है। कह द कल्प्रिट्स दोज इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दीज मर्डर्स मस्ट बी ब्रॉट टू बुक एंड अकॉर्डेड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर देयर क्राइम्स। कह रहे जो कल्प्रिट्स हैं, जो गुनहगार हैं, जो बदमाश हैं, और वो वाले बदमाश जो इन्वॉल्व हैं प्लान करने में और एग्जीक्यूट करने में इन खूनों को, मर्डर्स को,
कह रहे हैं इन बदमाशों को ब्रॉट टू बुक किया ही जाना चाहिए, मस्ट बी ब्रॉट टू बुक। अब देखिए ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है किसी को किसी के गुनाहों के लिए अकाउंटेबल ठहराना, किसी को कोर्ट में लेकर के आना। तो इन बदमाशों को कोर्ट के दरवाजे तक लाना ही चाहिए और अकॉर्ड किया करना ही चाहिए, देना ही चाहिए बहुत ही कड़ी पनिशमेंट उनके क्राइम्स के लिए, उनके गुनाहों के लिए। समझ में आ गया सेंटेंस। कल्प्रिट का मतलब होता है बदमाश, गुनहगार, रॉन्ग डूअर, मिसक्रिएंट। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है हमारे पास, परपेट्रेटर। ये वर्ड आप बहुत बार देख चुके हो कई सारे आर्टिकल्स के अंदर, ठीक है ना। बदमाश को, गुनहगार को बोलते हैं परपेट्रेटर। इसकी पहली वर्ब है मस्ट बी ब्रॉट टू बुक और दूसरी वर्ब है मस्ट बी अकॉर्डेड। ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब यही है किसी को कानून की चौखट पे लाना, उसको सजा देना उसके गुनाहों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ में। कह रहा है इवन एज these hate crimes are investigated, it is imperative on the part of the union and state governments to quickly reassure citizens on the need for communal amity and that the purveyors of hate speech and those indulging in violence in retaliation will be prosecuted। अब ये सेंटेंस थोड़ा पूरे आर्टिकल का सबसे मुश्किल सेंटेंस यही है ना, वैसे आसान है ये। अब ये बताएगा कि सरकार को क्या करना चाहिए। कह रहा है इवन एज, एक तरफ जब, कह रहे जब ये हेट क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इनकी छानबीन हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये इम्पेरेटिव है, बड़ा ज़रूरी है, इट इज़ इम्पेरेटिव। और ऑन द पार्ट ऑफ यूनियन, हमारी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से। ऑन द पार्ट ऑफ का मतलब होता है फ्रॉम द साइड ऑफ, तो इनकी तरफ से ये भी बड़ा ज़रूरी है। और क्या कि जल्दी से रीअश्योर करें, जल्दी से भरोसा दिलवाएं हमारे सिटीजन्स को। और किस पे, जो नीड है, जो ज़रूरत है कम्युनल एमिटी की, धार्मिक सद्भाव की। एमिटी मतलब सद्भाव, गुडविल, कम्युनल मतलब रिलेटेड टू कम्युनिटीज़ और रिलीजन। तो ये इन दोनों की ज़रूरत है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की कि सिटीजन्स को धार्मिक सद्भाव के लिए नीड पे जो है रीअश्योर करें। और इस चीज़ पे भी करें कि जो परवेयर हैं, जो सप्लायर हैं, जो एजेंट हैं, जो मर्चेंट हैं हेट स्पीच के, और वो वाले लोग जो इंडल्ज होते हैं वायलेंस में, रिटेलिएशन के अंदर, जवाबी हमले में, इन लोगों को सही तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाएगा, कानून के दरवाजे पे इनको जस्टिस दिलवाया जाएगा, इनके साथ जो है इंसाफ किया जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये भी ज़रूरी है कि हेट क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट तो कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ सिटीजन्स को भी बताओ कि आप प्यार मोहब्बत बना के रखो, और जिन लोगों ने हेट स्पीच दी है और उन पागलों ने जिन्होंने हेट स्पीच पे वायलेंस की है, दोनों को कानून की चौखट पे ला करके प्रोसिक्यूट करेंगे, बराबर सज़ा मिलेगी। क्राइम्स की वर्ब है आर इन्वेस्टिगेटेड, इट की वर्ब है इज, इम्पेरेटिव मतलब ज़रूरी। अच्छा, ऑन द पार्ट ऑफ मतलब फ्रॉम द साइड ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी तरफ से कोई काम हो रहा है तो ऑन द पार्ट ऑफ यू हो रहा है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। अच्छा, एमिटी का मतलब होता है सद्भाव, गुडविल, कोर्डियलिटी। रीअश्योर करना मतलब भरोसा दिलवाना। परवेयर, इसकी परवेयर और दोज, इन दोनों की वर्ब है विल बी प्रोसिक्यूटेड। परवेयर का मतलब होता है सप्लायर या एजेंट। परवेयर ऑफ हेट स्पीच का मतलब जो आदमी हेट स्पीच दे। परवेयर ऑफ वायलेंस मतलब जो आदमी वायलेंस करे, है ना, जो सप्लाई करता हो। अच्छा, इंडल्ज इन करने का मतलब होता है किसी काम में लगना, किसी काम के अंदर इन्वॉल्व होना। प्रोसिक्यूट का मतलब है अगर आपको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है तो आपको कानून के दरवाजे पे ला करके आपके गुनाहों की आपको सज़ा मिलेगी, है ना। तो टू ब्रिंग समन इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ध्यान ये देना है कि प्रोसिक्यूट नाम का वर्ड कभी भी कंफ्यूज नहीं किया जाएगा परसिक्यूट नाम के वर्ड से। अब इसका मतलब क्या होता है, परसिक्यूट का मतलब होता है किसी को टॉर्चर करना या किसी को रिप्रेस करना। जैसे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में आपने सुना होगा माइनॉरिटीज़ के साथ में होता है ना, सुनते हैं ना हमेशा। तो वो होता है प्रोसिक्यूशन, उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि आप किसी और कम्युनिटी से हो, आप शिया हो, आप अहमदिया हो, आप ऐसे हो वैसे हो, सिख्स हो, हिंदूज हो। तो ये दोनों अलग वर्ड्स हैं, इनको आप मतलब इन दोनों में जो बीच में डिफरेंस करना सीखें। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है जस्टिस एंड द एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ शुड नॉट ओनली बी सीन टू बी डन बट नीड्स टू बी अप्लाइड in a fair manner without prejudice for or against specific communities। अब सरकार के लिए नसीहत है यहाँ पे कि जो जस्टिस है और जो एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ है, एक तो कानून है और दूसरा कानून किस पे कितना लगाया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। कह रहा है इसको ना केवल देखा जाना चाहिए कि ये किया जाना चाहिए, शुड बी डन, शुड नॉट ओनली बी टू बी डन। इसका मतलब पता क्या है, ना केवल इसको ऐसे देखो कि ये करने वाली चीज़ है, टू बी डन वाली चीज़ है, बल्कि ये दोनों चीज़ें नीड साइन की कि ये अप्लाई हों एक फेयर मैनर में, सही तरीके से, बिना किसी प्रेजुडिस के, भेदभाव के, ना किसी के साथ ना किसी के खिलाफ, स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ के किसी खास
मतलब जो है समाज के। आई बात समझ में? चलो, जस्टिस एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ की वर्ब है शुड नॉट ओनली बी सीन, और इन दोनों की वर्ब है अगेन नीड्स। इन दोनों को सिंगुलर आइडिया बना के रखा गया है। टाइम एंड टाइड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्रेड एंड बटर, कार्ड एंड कैरेज, याद है ना, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तो वैसे ही जस्टिस एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ को सिंगुलर आइडिया बना के नीड्स नाम की सिंगुलर वर्ब दी गई है। प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। कह रहा है द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स शुड नॉट अडॉप्ट repressive measures by using enforcement authorities to inflict collective punishment on communities for individual acts of transgression। कह रहा है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए। और कौन से ऐसे मेजर्स को, ऐसे कदमों को जो रिप्रेसिव हो, जो आपका दमनकारी हो, ऑपरेसिव हो। और कैसे यूज़ करके इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को, सरकारी एजेंसियों को, और किस लिए, ताकि इन्फ्लिक्ट किया जा सके कलेक्टिव पनिशमेंट को, मिली जुली पनिशमेंट को समाज के, कम्युनिटीज़ के ऊपर। और किसके लिए, इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ ट्रांसग्रेशन के लिए, किसी इक्का दुक्का एक्ट जो है ट्रांसग्रेशन का, जो गलत हरकत का। तो अगर समाज में किसी समाज में कोई गलत हरकत की है किसी एक आदमी ने, तो सरकार को कभी भी ऐसी मेजर नहीं अपनानी चाहिए कि उस पूरे समाज को उसकी सज़ा मिले, है ना, बुलडोजर चलें, सबके घर गिरने लगें। ऐसे मेजर अपनाने के बजाय उस गलत आदमी को पकड़ो जो बदमाश है, ऐसे क्रिमिनल वाले काम करता है। कहने का मतलब ये। स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट्स की वो शुड नॉट अडॉप्ट। अच्छा, रिप्रेसिव मतलब ऑपरेसिव, दमनकारी, रेस्ट्रिक्टिव। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कोज करना, किसी पनिशमेंट को, किसी डैमेज को। इन्फ्लिक्ट या कोज एक ही बात है। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है बदमाशी। ये बना कैसे वर्ड, एक तो आपने एग्रेशन किया, दूसरा आप किसी की बाउंड्री में घुस गए, किसी के घर में घुस के किसी को मार रहे हो, ये होता है ट्रांसग्रेशन। समझ रहे हो ना, बिल्कुल विकेड और इविल जो काम होते हैं ना, एकदम रॉन्ग डूइंग वाले काम, वो होते हैं ट्रांसग्रेशन। इसको ऐसे आप कनेक्ट करके रखना। ट्रांस मतलब कहीं घुस जाना, बियॉन्ड चले जाना। एग्रेशन मतलब अपना एग्रेशन दिखाना। अच्छा, एक सेकेंड, इसकी स्पेलिंग गलत होगी क्या? अब ठीक है ना। कह रहा है पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ऑल ह्यूज बट स्पेशली दोज इन पावर मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम फैनिंग कम्युनल हेट्रेड। कह रहा है पॉलिटिकल पार्टीज भी सभी रंगों की, ह्यूज का मतलब होता है कलर या टाइप। कह रहा है पॉलिटिकल पार्टियां जो है सभी रंगों की, सभी डिज़ाइनों की, कलर्स की, खास करके वो वाली जो पावर्स में हैं, उनको भी रिफ्रेन फ्रॉम करना चाहिए। रिफ्रेन फ्रॉम करना मतलब परहेज करना। और किससे? फैन करने से, भड़काने से, कम्युनल हेट्रेड को, धार्मिक जो है नफरत को। पॉलिटिकल पार्टीज की वो है मस्ट रिफ्रेन, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, दोनों का मतलब है परहेज करना, दोनों के बाद में फ्रॉम आता है। एब्सटेन के अंदर क्या होता है, बहुत लंबे वक्त तक परहेज करते हो। रिफ्रेन में क्या होता है, हमेशा के लिए परहेज करते हो। एब्सटेन में आपको थोड़े वक्त के लिए डॉक्टर बोलता है कि थोड़े वक्त के लिए मीठा मत खाओ, थोड़े वक्त के लिए जंक फूड मत खाओ। तो इनमें थोड़ा सा टाइम डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। फैन करना, इंसाइट करना, भड़काना आप जानते हैं। यूज मतलब कलर, टाइप, रंग, डिज़ाइन। कह रहा द अनइवननेस of government actions has resulted in disenchantment among Muslims। कह रहे जो अनइवननेस है, जो उबड़ खाबड़पना है ना, किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम, और किसके, सरकारी एक्शंस में। कह रहे सरकार के कदमों में, जो एक्शंस में, जो हरकतों में अनइवननेस है, वो रिजल्ट इन हुई है डिसइंचेंटमेंट के तौर पे, डिसअपॉइंटमेंट या फ्रस्ट्रेशन के तौर पे मुस्लिम्स के अंदर। तो किसी को ज़्यादा सज़ा, किसी को कम सज़ा, इसी वजह से समाज में एक तबका खड़ा हो जाता है वायलेंस करने के लिए। कहने का मतलब ये। अनइवननेस की वर्ब है हैज़ रिजल्टेड इन डिसइंचेंटमेंट, एक नया वर्ड है, इसका मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट या किसी काम के लिए फ्रस्ट्रेशन। अब ये सेमी कॉलम लगा के बता रहा है। कह रहा है द एक्शंस ऑफ अ फ्यू क्रिमिनल्स अमॉन्ग द कम्युनिटी हैव एंडेंजर्ड अदर्स। कह रहा है जो हरकतें हैं गंदी कुछ क्रिमिनल्स की इस कम्युनिटी के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर, इन हरकतों ने एंडेंजर कर दिया है सभी भोले वाले लोगों को, अदर्स को। एंडेंजर करना मतलब खतरे में डालना, इम्पेरिल करना। ये डेंजर जो नाउन है उसी से वर्ब बनाई है एंडेंजर। डेंजर का सिनोनिम है पेरिल, उससे वर्ब बनती है इम्पेरिल। समझ रहे हो, एंडेंजर, इम्पेरिल एक दूसरे के सिनोनिम है। जैसे डेंजर और पेरिल दोनों नाउन्स भी एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। तो कुछ गलत हरकतों ने पूरे समाज में सबको जो है खतरे में डाल दिया है। एक्शंस की वर्ब है हैव एंडेंजर्ड। कह रहा है इट इज़ अनमिस्टेकेबल दैट द डेवलपिंग क्वैगमायर इज रिलेटेड टू द कैजुअल बिगॉटरी एंड द carelessness of those who were in responsible positions in the बीजेपी। कह रहे ये चीज़ भी साफ है, अनमिस्टेकेबल है, इस चीज़ पे भी कोई किंतु परंतु नहीं है कि जो बढ़ती हुई क्वैगमायर है ना, ये जो बढ़ता हुआ दलदल है, ये साफ साफ तौर पे जुड़ा हुआ है दो चीज़ों से।
पहली चीज़ है कैजुअल बिगॉट्री, जो सिंपल तौर पे होने वाला जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, जो कट्टरता है। और दूसरा कैलसनेस, कैलसनेस का मतलब होता है आपका ठंडा, कोल्ड ब्लडेडनेस, किसी चीज़ को लेके इनसेंसिटिविटी, है ना। आप देख रहे हो आपके सामने कुछ भी हो रहा है, आप बोल ही नहीं रहे हो। कह रहे ये जो दलदल है ना, ये जुड़ा हुआ है इन दोनों चीज़ों से, उन लोगों की जो बैठे थे रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में बीजेपी के अंदर। तो जो लोग सामने से बैठ के देख रहे थे कि प्रॉफिट पे रिमार्क्स हो रहे हैं, बिगोट्री दिखा रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहे थे, इनकी कट्टरता की वजह से ये पूरा दलदल शुरू हुआ है। इस चीज़ में कोई भी मिस्टेक मत रखना। क्वैगमायर की वर्ब है इज, कैलसनेस का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेडनेस, बिगोट्री मतलब बताया था मैंने आपको, कट्टरता, पक्षपात, इनजस्टिस, बायसनेस, है ना, डिस्क्रिमिनेशन। हु की वर्ब है वर। करेक्ट, गवर्नमेंट्स मस्ट रीओरिएंट देमसेल्व्स टू द रूल ऑफ लॉ एंड टू स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एज द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री मस्ट बी प्रिजर्व्ड एट ऑल कॉस्ट। अब ये लाइन जो है पूरे आर्टिकल की आत्मा है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। कह रहे सरकारों को रीओरिएंट करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, पुनर्निर्माण करना पड़ेगा अपने आप का। और किसके हिसाब से? ये रीओरिएंट टू हो गए रूल ऑफ लॉ के हिसाब से और स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के हिसाब से। एक तो कानून के, लॉ के, रूल के हिसाब से रीओरिएंट होना है, दूसरा सही तरीके से अडहेरेंस के हिसाब से, कंप्लायंस के हिसाब से होना है, जो है हमारी संवैधानिक मूल्यों के, जो भी हमारा धर्मनिरपेक्षता का है, सेक्युलरिटी का है, सबको रिस्पेक्ट करने का है। तो ऐसे सरकारों को अपने आप को फिर से जो है बनाना पड़ेगा। और ये जो है ना, जैसे जैसे जो सेकुलर फैब्रिक जो है, सेकुलर आप जानते हैं, फैब्रिक मतलब ढांचा हमारे देश का, अगर उसको आपको प्रिजर्व करना है हर कीमत पे, एट ऑल कॉस्ट, तो ये फैब्रिक को प्रिजर्व करने के लिए सरकार को ऐसा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट्स की वो है मस्ट रीओरिएंट, रीओरिएंट मतलब फिर से निर्माण होना किसी चीज़ का। अच्छा, फैब्रिक मतलब ढांचा, इसकी वो है मस्ट बी प्रिजर्व्ड, पैसिव वॉइस में। प्रिजर्व करना मतलब किसी चीज़ को मेंटेन करना। अडहेरेंस टू मतलब किसी चीज़ के साथ में पूरे तरीके से ओबीडियंटली उसको फॉलो करना। अडेरियंस के साथ में हमेशा टू आता है, जैसे अडियर के साथ में आता है। अब वैसे ही अबाइड और कंप्लायंस के साथ में भी आपको फिक्स प्रपोजिशन याद रखने हैं। अबाइड के साथ में आता है बाय, तो अबाइडेंस बाय, और कंप्लाई के साथ में आता है विद, तो कंप्लायंस विद। याद है ना, वो तीनों जैसे वर्ब फॉर्म में चलते हैं, उनकी नाउन फॉर्म में भी प्रपोजिशन उनके साथ में उसी तरीके से फिक्स्ड है। आज के क्विज में पूछूंगा इन तीनों को मैं। चलिए रैप अप करते हैं आज के सेशन को। आ जाओ अपने क्विज पे। अच्छा आर्टिकल था, वो गैप अच्छी थी, और मैंने क्विज भी बड़ा सिंपल सा बनाया है। मेरे ख्याल से 4 नंबर सबको मिल जाएंगे। फर्स्ट में आपसे पूछा है अवॉइडेंस के साथ में क्या लगाओगे। सेकंड में आपसे पूछा है एब्स्टिनेशन, जो एब्स्टेन मैंने आपको बताया था ना, एब्स्टेन, रिफ्रेन, एब्स्टेन, इनके साथ में जो भी प्रपोजिशन थी वही एब्स्टिनेशन के साथ में भी आएगी। एब्स्टिनेशन का मतलब होता है परहेज, नाउन फॉर्म है ये। एब्स्टेन मतलब परहेज करना, एब्स्टेंशन का मतलब है परहेज। तो परहेज के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आप लगाओगे। थर्ड में आपसे पूछा है किसी चीज़ के डेवलप या ग्रो या फलने फूलने के लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ कर सकते हो। ये परवेर होगा, बर्जन होगा, इंपेरेटिव होगा या क्वैगमायर होगा। अब जो वन वर्ड यूज़ करोगे वो आंसर निकाल ही लेना, लेकिन बाकी के तीनों वर्ड्स भी आपको आने चाहिए। मान लो आपका आंसर है परवेर, तो आपको बर्जन, क्वैगमायर और इंपेरेटिव का मीनिंग भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। लास्ट में आपसे 2 एरर्स पूछी हैं, मैं हिंट्स आपको दे देता हूँ, एरर्स आपको निकालनी है खुद, ठीक है। पहली एरर है यहाँ पे, और दूसरी एरर आपको मिल सकती है, शायद मिल जाए इस वर्ड की स्ट्रक्चर में। तो प्रोसिक्यूशन, परसिक्यूशन वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, मीनिंग निकालो, और कॉप अप विद कैसे फिजल वर्ब यूज होती है, यहाँ से भी एरर निकलेगी। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में है, फर्स्ट कमेंट में जाकर के आंसर्स को चेक कर लेना। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें सेशंस को, ताकि इनको रीच मिले। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप नंबर पे पोस्ट कर सकते हैं। कोर्सेज अवेलेबल हैं एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, तीनों के लिए, राइटिंग स्किल्स के लिए। एग्जाम्स नज़दीक हैं, कोर्सेज का फ़ायदा ज़रूर से उठाएं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।